हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला टेस्ट सीरीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो कॉमन है, सेल बायोलॉजी का पेपर है, जिसमें हम आपको 100 टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, इंक्लूडिंग आपके सिलेबस का ही पार्ट है। कोई भी ऐसा टॉपिक हमने ऐड नहीं किया है जो आपके सिलेबस से बाहर हो। ठीक है, तो चलिए, ये आपका कॉमन पेपर रहेगा। जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए बेस्ट वीडियो कंटेंट रहेगा। आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा कि बोलेंगे अरे सुदेश सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, तो ये आपके दोनों के लिए बेटा, बॉटनी जूलॉजी का, इसको हम नाम दिए हैं माइनर टेस्ट कोड एपी बॉट 001 एंड एपी जू 001, मतलब इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप चाहे तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए आप कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सिलेबस क्या क्या कवर किए हैं। तो इसमें हमने सिलेबस कवर किया हुआ है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड जूलॉजी का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में जो टॉप क्वेश्चंस हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं, वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद में है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम। इसके बाद के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज नंबर 2 में आएगा, ये टेस्ट सीरीज 1 है। ठीक है, तो जो भी टेस्ट सीरीज दिला रहे होंगे उनका भी आंसर की यहीं से मॉड्यूल मिलेगा। और हर एक बच्चा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रहा हो या अदर स्टेट में, हर एक बच्चे के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो एकदम बेस्ट साबित होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे से एनालाइज करके बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड किया है। मतलब क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप मेरे साथ सॉल्व करते जाएंगे, है ना, मैं ऐसा हट जाऊंगा तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में आपको आंसर, या तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बीच में पॉज कर देंगे और पॉज करके आप इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद मैं जब इसका आंसर दूंगा तो उसको आप चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन से है बेटा। ऑल दी ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल और डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आइदर सिंगल और डबल मेम्ब्रेन, मगर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जैसे कि सेंट्रियोल, है ना, और सेंट्रियोल के साथ साथ राइबोसोम भी आप जानते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो तो गलत है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ओके, चलिए उसके बाद यदि मैं बात करूं सेकंड नंबर के कंटेंट का, तो यहां आप देखना क्या बोलता है, इन यूकैरियोटिक सेल नन ऑफ दी सेल ऑर्गेनल कैन वर्क एंड एग्जिस्ट विदाउट मेम्ब्रेन। तो भैया विदाउट मेम्ब्रेन कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो काम करते हैं, मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। आंसर क्या आएगा, डी आएगा, इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आपका एक्सप्लेनेशन है बेटा, देख लो। सम यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल लाइक राइबोसोम एंड सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। देखो हमने कोशिश किया है कि हम आपको क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, मगर साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, कैप्चर कर लो, अपने पास रख लेना, कंटेंट को नोट कर लेना, आपका कंटेंट रिच होते जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट एंड प्रोकैरियोटिक सेल आर सिमिलर विथ ईच अदर बट डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। तो यार प्रोकैरियोट में, है ना, और प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल, मगर एनिमल सेल में नहीं होता। तो इन पोजेसिंग क्या रहेगा, सेल वॉल। आंसर आएगा आपका बी फॉर बॉल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है बेटा, प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल बोथ हैव अ सेल वॉल व्हिच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। हिंदी में भी हमने ट्राई किया है कि हम आपको प्रोवाइड कर दें, इसको देख लेना। मैं साइड में इसलिए हूं ताकि आप इसको कैप्चर कर पाओ और मेरा चेहरा बार बार आपको ना दिखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करना। ये देख लो क्या बोल रहा है, अ रिसर्चर मेड एन ऑब्जर्वेशन about a protein made by ribosome and eventually used to build a cell plasma membrane. The protein in the membranous was actually slightly different from the protein made by ribosome. देखो राइबोसोम से जो प्रोटीन बना था वो अलग है बोल रहा है। ठीक है, राइबोसोम से जो प्रोटीन बना था वो अलग है, मतलब देखो राइबोसोम में जो प्रोटीन बना
वो प्रोटीन कहाँ जाएगा बेटा, पहले ईआर में जाता है और ईआर से जाता है कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी में क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन। इसी कारण जो प्रोटीन है वो डिफरेंट होता है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the actual slightly different from the main protein, वो प्रोटीन अलग था। अलग क्यों था, क्योंकि मॉडिफिकेशन हो चुकी थी। आंसर आएगा आपका बी, गोल्जी apparatus। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इसका डिटेल देख लो। गोल्जी apparatus मॉडिफाइज एंड प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस करता है, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस करता है, और प्रोटीन में क्या कर देता है बेटा, मॉडिफिकेशन। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो और बनाने की कोशिश करो। ऑर्गेनेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डू नॉट कंटेन डीएनए, ऐसे जिसमें डीएनए ना हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, राइबोसोम में नहीं होता। दोनों सेट मुझे ये लग रहा है आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, और यहां हमने आपको आंसर भी दे दिया है कि पेरोक्सिसोम and glyoxysome are membrane bound cell organelle that do not have their own DNA, so they cannot synthesize their own protein and depends on the nuclear gene for their function. Okay, so आपको बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ इसको देखो, एनालाइज करो, आंसर बन जाता है तो बनाओ, और नहीं बनता है तो क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहां से पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद आपको इसको याद करना है, रिकॉल करना है, इससे आपकी बायोलॉजी इनरिच होते जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेटेज आर फाउंड इन, कहां मिलेंगे आपको ये एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम कहां मिलेंगे बेटा, तो ये एंजाइम आपको मिलते हैं, इन सब एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम। ठीक, तो लाइसोसोम का डिटेल मैंने यहां दिया हुआ है। लाइसोसोम कंटेन वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेटेज व्हिच हेल्प इन ब्रेक डाउन बायोमोलिक्यूल एंड सेलुलर वेस्ट। ओके, सो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो, याद होते रहेगा। और ट्रस्ट मी, यदि कोई बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा और ये 100 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेता है और हर एक क्वेश्चन का डेटा याद करता है, तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि इसके भाई इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। और जहां एनर्जी बोला वहां पे आपको समझ में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है, पावर हाउस होता है बेटा। तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ लिखा हुआ है। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन होता है बाय ब्रेकिंग द कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत को पहचानिए। देखो पढ़ो इसको बेटा, गलत को पहचानिए। लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम डिप्लोइडन स्टेज में होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिप्लोइडन बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है। उसके बाद में सेकंड बोलता है एलोसोम। एलोसोम का मतलब क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम सही है बेटा। उसके बाद में सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड क्रोमोसोम, तो सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड होता है बिल्कुल। और पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो oocyte ऑफ एम्फीबियन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा यहां पे ये डी हो जाएगा। इसका डिटेल मैं आपको देता हूं, ये देखो, पॉलीटीन क्रोमोसोम और जेंट क्रोमोसोम फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड, फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरन इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला। और यहां ऑप्शन क्या दिया बेटा, oocyte ऑफ एम्फीबिया, तो दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहां से आपको चूज करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर में आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के बहुत ज्यादा होते हैं, याद रखना। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप एल शेप्ड होता है। ओके, चलिए तो ये डिटेल है बेटा, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो मुझे लगता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल रिलीज होती है, आंसर आएगा आपका बी। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप चेक कर लो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, एक काम मॉडिफिकेशन है बेटा,
सेकंड पैकेजिंग करता है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और किसके थ्रू करेगा, तो ये देखो यहां लिखा है सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर यहां से मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, एक मिनट ये मिक्स हो गया, ओके कोई बात नहीं, ऑप्शन यहां पे है बेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, सही है, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी मतलब राइबोसोम की बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है किसका, राइबोसोम का, और इसके पास यदि खुद का डीएनए है बेटा तो डीएनए से आरएनए भी बनेंगे और आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम, तो इनके पास राइबोसोम भी होंगे। तो स्टेटमेंट 1 तो एकदम करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बेटा, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो देखो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ऑप्शन आएगा आपका सी आ जाएगा। चलो आंसर देख लो, mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organelles because they have their own DNA and ribosome and they can synthesize of their own protein, right? तो स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गया, मगर स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। क्यों कर इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने कहा कि राइबोसोम नहीं होता मगर वहां होता है। ठीक, चलिए टेलोमर शॉर्टनिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो कोशिका विभाजन के दौरान टेलोमर का छोटा होना क्या संकेत है बेटा, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है आपके टेलोमर में नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ते जाएगी और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, शॉर्टनिंग हो जाती है। तो मेंशन करता है किसको, एजिंग को। ठीक है, तो सेलुलर एजिंग, यस ऑफ कोर्स, लॉस ऑफ बेस पेयरिंग फ्रॉम द क्रोमोसोमल एंड्स, यस ऑफ कोर्स, एंड डिक्रीज द रिप्लिकेशन पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्या हम ऑल ऑफ दिस ले सकते हैं, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस ले सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहां पे डिटेल दिया हुआ है, आप इसको चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द इनिशियल असेंबली ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जैसे ही मेरे माइंड में आता है राइबोसोमल आरएनए की असेंबली, तो आपको यदि मैं आंसर चूज करने बोलूं, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बोलूं तो याद रखना बेटा, राइबोसोमल आरएनए ये डेटा दिया हुआ है ना, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, एक क्वेश्चन इससे आएगा सिंथेसिस से, और दूसरा आएगा बेटा असेंबली। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आएंगे, और दोनों के दोनों कहां होते हैं, तो ये होते हैं न्यूक्लियोलस में। ठीक है, ये कहां होगा, न्यूक्लियोलस में होता है। आंसर देखो आपका बी आएगा, अरे बी नहीं आएगा, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ऑप्शन, यस ऑफ कोर्स है, ये आपका सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल आप देख लो, यहां पे पूरा डिटेल में लिखा है, न्यूक्लियोलस इज द डेंस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोमल आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या राइबोसोमल डीएनए बोल सकते हो, एंड बिगिन टू असेंबल विद द राइबोसोमल प्रोटीन। ओके, तो असेंबली भी होती है और यहां पे सिंथेसिस भी होती है भाई, दोनों काम होता है, इसको देख लेना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following cell organelle is enclosed by a single membrane? सिंगल मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मगर लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है, लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट साइंटिस्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट है जो प्लांट में स्टडी करता है, वो देख रहा है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्लांट साइंटिस्ट आइसोलेट अ सेल एंजाइमेटिकली रिमूव इट्स रिजिड आउटर स्ट्रक्चर, सेल वॉल को हटा दिया, एंड प्लेस इट इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, मतलब जेनेटिक चेंजेस करने के लिए उन्होंने इनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पुट कर दिया बेटा। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज बेस्ड described as a cell without cell wall, a cell without plasma membrane, a cell without nucleus, और a cell in active mitotic division। मतलब वो सेल किस कंडीशन में है जब आप उसमें क्या कर रहे हो, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो यहां तो साफ साफ बोल रहे रिमूव रिजिड आउटर स्ट्रक्चर, और आउटर स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल। तो आपका ऑप्शन आएगा ए यस, ये आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका डिटेल है बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़ो, आंसर बन जाएगा आपका। चलिए
सेल्यूलर ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन्स आर, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेनस होती है? ठीक है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे क्या नहीं है उसको हटा देते हैं। राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, ईआर तो होता है, राइबोसोम नहीं होता। तीनों जगह पे राइबोसोम देखो तो आपका आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए यहां देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर सेल्यूलर स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड बाय लिपिड बाइलेयर। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, राइबोसोम एंड क्रोमोसोम आर नॉन मेम्ब्रेनस, राइट, क्योंकि क्रोमोसोम कोई ऑर्गेनल नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो इससे आपका डेटा बन जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। चलो उसके बाद में बेटा 15 नंबर का क्वेश्चन, इन प्लांट एंड एनिमल सेल क्रोमेटिड एंड क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनता है? तो आपका जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन है वो डीएनए से मिलके बनता है, आरएनए से मिलके बनता है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनता है। तो आंसर आएगा आपका डी फॉर डॉग आएगा। चलिए तो ये आप डिटेल यहां से देख लेंगे बेटा, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंपोनेंट्स आपके डीएनए में प्रेजेंट होती है। चलिए, द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर, है ना, ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, मतलब ये सेंट्रोमियर है और एंड में नहीं है, क्लोज टू एंड बोल रहे हैं ना, क्लोज टू क्या बोल रहे हैं बेटा, एंड, छोर में बोल रहे हैं। तो यदि छोर में होता तो टिलो क्या कहता है, टिलोमेरिक क्रोमोसोम कहलाता। अब तो ये क्लोज टू है, क्लोज टू के लिए हम यूज करेंगे बेटा ये या फिर ये, तो ऑफ कोर्स आ जाएगा आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये आएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट, डिटेल दिया हुआ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आप इसको देख लेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलोप इज अ डेरिवेटेड ऑफ या डेरिवेशन ऑफ, किससे बनता है न्यूक्लियर इन्वेलोप? क्या वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनती है, क्या वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है, क्या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, और या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से बनती है? यदि मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस के पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा जो उससे अटैच्ड होता है। ठीक है, ये अटैच स्ट्रक्चर कौन है आप बता दिए तो आपसे काम बन जाएगा, यही है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। आंसर आएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 17, ठीक है, 17 में रफ और समटाइम्स इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो दो रेशो में देते हैं। आपके पास जो कंफ्यूजन आएगा वो आ जाएगा आपका गोल्जी बॉडी से या फिर आएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो दोनों में से क्या लेना है आपको, ER लेना है, क्योंकि ER से गोल्जी बनता है और गोल्जी से अदर स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं। ठीक है, ये डिटेल यहां पे दिया हुआ है। चलो, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है बेटा, मॉडिफिकेशन। तो ये देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड ऑल दिस थिंग्स, ट्रैपिंग द लाइट, ये तो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 18 का ए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड in the processing, packaging and transport of biomolecules, modified protein after translation, variety of things यहाँ पे दिया हुआ है। इसको एक बार पढ़ोगे तो आपका कंटेंट इनरिच्ड होगा और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपसे और पास आते जाएगा जैसे मैंने लाया है। ठीक है, चलिए, which one of the following structure is an organelle within organelle? ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल होता है ऐसा कह रहा। तो ER, मेसोसोम, राइबोसोम या फिर पैराक्सीसोम। ठीक है, तो ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल में आता है बेटा आपका राइबोसोम आता है। ठीक, एक मिनट, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल में क्या दिया है, एक मिनट रुको। गोल्जी इज द की साइट वेयर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकर, इट प्ले अ वाइटल रोल, ग्लाइकोसाइलेशन, ओके ठीक है, दिस मॉडिफाई मॉलिक्यूल एंड इंपोर्ट फ्रॉम द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिग्नलिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन तो दूसरे क्वेश्चन का हो गया। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल में आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए ER, गोल्जी, पैराक्सीसोम में आपको डेटा दिया गया है तो राइबोसोम ही आएगा, है ना। तो राइबोसोम को ही मेंशन करना है, इसमें थोड़ा फॉल्ट हो गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं उसको आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इन अ लिविंग सेल
सिमिलर टू दोज फाउंड ऑन अर्थ। ओके, चलिए, जो इस दुनिया में पाया गया है, वे आर फाउंड इन अनदर प्लैनेट वेयर देयर वाज नो ऑक्सीजन। देख रहे हो, एक सेल है जो हमारे यहां पाया जाता है, वो एक अदर प्लैनेट में मिल रहा है, मगर उस प्लैनेट में क्या नहीं है बोलता है, नो ऑक्सीजन। तो यहां के कंपैरिजन में उसके पास विच सेल ऑर्गेनेल वुड मोस्ट प्रोबेबली टू बी एब्सेंट, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो नहीं होगा? तो बेटा ऑक्सीजन होता तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया की नीड है क्या? नो। तो आंसर क्या आएगा आपका? यस, आपका आंसर आएगा बेटा सी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन विच रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी। एब्सेंट है तो एनारोबिक होगा, और उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की नीड नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बेटा, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन जो है वो किससे बना होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, ठीक है, डिपॉजिट और सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। आंसर आएगा बेटा प्रोटीनियस। आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्रोटीनियस कंपोनेंट्स। ये डिटेल में आपको डायनेमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको एक बार देखो तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई। कीपिंग इन अ व्यू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, सेंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ना है आपको। उसके बाद बोलते हैं बेटा, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन फ्रॉम द वन लिपिड मोनोलेयर टू द अनदर। किसमें जाएगा? ठीक है, चलो देखते हैं। व्हाइल प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड कैन नॉट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि प्रोटीन जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, मगर लिपिड जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन बोलता है नाइदर लिपिड नॉर प्रोटीन, मतलब दोनों मूवमेंट नहीं करते बोल रहा है। तीसरा बोलता है बेटा बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, दोनों फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। और चौथा ऑप्शन बोलता है व्हाइल लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप एंड प्रोटीन कैन नॉट, क्योंकि प्रोटीन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मगर वो फिक्स होती है, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकता। मगर लिपिड बाइलेयर बेटा तैरते रहता है ना, और लिपिड बाइलेयर यदि तैर रहा है तो ऑफ कोर्स यही क्या करेगा? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये डिटेल में दिया हुआ है, आप चेक कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू। बोलो क्या यूनिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन, 7th 8th में पढ़ते रहे होंगे, मगर ये नहीं पता हमको। क्यों नहीं पता? चलो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक लिथोट्रॉप्स और एक हमने डिवाइड किया है ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा आपका आंसर हो गया। ये देख लो, लिथोट्रॉप इफ दे ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यदि वो ऑब्टेन कर रहे हैं तो लिथो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन कर रहे तो ऑर्गेनोट्रॉप्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, which of the following correctly differentiate animal from the fungi on the basis of mode of intake? ठीक है, मोड ऑफ इनटेक के बेस पे। आपको पता है कि ह्यूमन नहीं बोलूं, यदि मैं बोलूं मैमल्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं और फंजाई होते हैं, उसमें मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन ही डिफरेंट होता है। फंजाई एब्जॉर्प्शन करता है और हम लोग जो है वो इंजेशन करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तो वही ऑप्शन आपको देखना है, एनिमल एब्जॉर्ब फूड, हम एब्जॉर्ब नहीं करते। एनिमल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एनिमल इंजेस्ट फूड, यस, एंड फंजाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एक्सटर्नली। ठीक, बोथ एनिमल एंड फंजाई इंजेस्टेड फूड, ये तो गलत है। तो ये बाहर से पचाकर अवशोषण करने का काम करता है। आंसर आ जाएगा सी। ये देखो, एनिमल आर होलोजोइक, दे इंजेस्ट फूड थ्रू दी स्पेशलाइज्ड ओपनिंग एंड डाइजेस्ट इट। बट फंजाई में क्या होता है बेटा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करेंगे आउटसाइड द बॉडी और उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द ओवरटन मॉडल द लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कंपोज्ड ऑफ लिपिड लेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन, प्रोटीन लेयर सराउंडेड बाय लिपिड, सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन विदाउट, सिंगल लेयर ऑफ लिपिड विदाउट प्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन। तो ओवरटोन सबसे पहला मॉडल है और उसने बताया था कि हमारा जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लिपिड लेयर से बना है बेटा, और उसमें प्रोटीन नहीं होती, मगर नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस, पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इसमें लिमिटेशन थी, ये डिटेल आपको मैं दे दिया हूं, इसको आप देखना। चलिए, which of the following ion is present in the higher concentration in the cytosol compared to the extracellular fluid? ये बहुत की पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि भैया ये तुम्हारे जो हाई कंसंट्रेशन में कौन सा आयन होता है, तो इसको ना जस्ट उल्टा कर देना, यहां पे नॉन साइटोसॉल बोल लेते हैं और यहां पे आ जाएगा आपका साइटोसॉल। तो भैया क्या पूछा है तुमको, हायर कंसंट्रेशन इन साइटोसॉल कंपेयर टू द एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। तो याद रखना साइटोसॉल में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, आंसर आएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। आंसर क्या आएगा, पोटेशियम। ये देख लो, पोटेशियम आयंस आर फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द साइटोसॉल। ओके, चलिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, अनुमानित रासायनिक संरचना का संगठन कितना है, संरचना क्या है नहीं, संगठन हो जाएगा। तो संगठन कितना होता है वो आपको बताना है। तो ये देख लो यार, लिपिड कितना, प्रोटीन कितना, वो आपको बताना है, ठीक है। तो 40% लिपिड, 50% प्रोटीन एंड 10% कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। और ऑफ कोर्स यही सही है, लिपिड ज्यादा नहीं होता, भले ही वो लिपिड लेयर क्यों ना हो, इसमें unequally distributed high range of protein होते हैं, that is called peripheral protein, transmembrane protein and lipid linked protein की वैरायटी होती है जो यहां प्रेजेंट होती है। चलिए, तो ये डिटेल आपको दिया है बेटा, 50% प्रोटीन का रेंज दिया है, 10% ये और 40%, ठीक है, अबाउट 50। ओके, तो ये आंसर आप ले लेंगे। चलो, कोलेस्टेरॉल इज जनरली एब्सेंट, ठीक है, कोलेस्टेरॉल जो है वो एब्सेंट होता है, बोल रहा है कहां भैया, in the plasma membrane of prokaryote except in okay, cholesterol is generally absent in plasma membrane of prokaryote except in, किसमें कोलेस्ट्रॉल absent नहीं होता, तो भैया ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया और बैसिलस सबटिलिस, साइनोबैक्टीरिया तीनों रेंज जो है बैक्टीरिया है, और माइकोप्लाज्मा जो है वो अलग रेंज में आता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, और जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उनके सेल मेम्ब्रेन को रिजिड होना होता है, और वो काम माइकोप्लाज्मा में कोलेस्टेरॉल करता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा एक तरह का यूनिक जीनस ऑफ होता है जिसमें वॉल लेस प्रोकैरियोट होता है बेटा, और इसको आउटर स्ट्रक्चर से बचने के लिए किसकी नीड होगी, कोलेस्टेरॉल की, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है बेटा, जिस ऑर्गेनेल में कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन मिल जाए, मतलब तुम प्रोटीन का क्या करा रहे हो, मैचुरेशन, प्रोटीन का तुम क्या करा रहे हो, प्रोसेस करवा रहे हो, इसको डेवलप करा रहे हो, तो बेटा इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। अब बताओ, कार्बोहाइड्रेट का इसके साथ जुड़ना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन, और ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है, गोल्जी बॉडी में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यस ऑफ कोर्स, बहुत आसान है, सिंपल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 29, ये डिटेल आपका दिया हुआ है, इसको कैप्चर कर लेना, मैं इसीलिए साइड में हट जा रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को प्रॉपर कैप्चर कर सके, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, द हाफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड ड्यू टू, किस अट्रैक्शन के कारण हाफ यूनिट मेम्ब्रेन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो देख लो, रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, उसके बाद में दिया है तुम्हारा अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड हाइड्रोफिलिक हेड, आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन द लिपिड टेल्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो हटा दो इसको, ठीक है। आयनिक बॉन्ड वाटर में पावरफुल नहीं होता, रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड हाइड्रोफिलिक हेड, इनके बीच में अट्रैक्शन होने से ये बॉन्ड जो है वो क्या होता है, मजबूत होता है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक half unit membrane phospholipid molecule arrange themselves such that the hydrophilic head are in contact with the water, polarity है, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो अंदर की तरफ होते हैं। This interaction between the polar water molecule and polar head play a key role in this arrangement, ठीक। चलिए, with an increase in the number of कार्बन के, अब देखो ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और मैंने कई सारे स्टेट के जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें ये क्वेश्चन बेटा फ्रीक्वेंटली आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली आया हुआ है कि क्या होगा, तो याद रखना
कि देखो विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम in the fatty acid chain of the membrane which of the following changes is mostly likely occur, क्या होगा? तो बेटा यहां देखो डिटेल में मैंने बताया भी है कि जब आपका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, चाहे वो नंबर ऑफ कार्बन हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो, जितना ज्यादा होगा उतना ही वांडर वॉल जो फोर्स होता है वो बढ़ता है, और वांडर वॉल फोर्स होने से लेटरल मूवमेंट, ध्यान देना, वांडर वॉल फोर्स के बढ़ने से लेटरल मूवमेंट कम होती है। और सुनो, यदि ये बढ़ गया मतलब ये कम हो गया और ये कम हो गया तो तुम्हारी फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, ये की पॉइंट समझ गया? नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से वांडर वॉल फोर्स बढ़ती है और लेटरल मूवमेंट कम होती है, फ्लूइडिटी कम होती है। ठीक, अब यहां पे देख लो क्या बढ़ा रहा है? इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है, बिल्कुल। वांडर वॉल फोर्स जो है डिक्रीज होती है, नो। लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड इंक्रीज होती है, नो, डिक्रीज होती है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, तो गलत है, आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। और मैं कहूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इसको कैप्चर कर लो, काम आएगा आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लोपेज एंजाइम इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देखो, फ्लिपेज का काम है अंदर लाना, फ्लोपेज का काम है बाहर ले जाना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्फोलिपिड फ्रॉम द इनर टू द आउटर साइड, यही आपका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ए। और फ्लोपेज के बारे में सब कुछ दिया हुआ है बेटा। फ्लोपेज एक एडीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। की पॉइंट देखो, डेटा कैसे बढ़ाएंगे आप एग्जाम में, क्वेश्चन के थ्रू डेटा को कैसे याद करेंगे? तो ये देखो, ये डेटा है आपका, इसको अपने कॉपी में नोट कर लोगे, ठीक है। फ्लिपेज या फ्लोपेज इज द एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट हेल्प इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक फास्फोलिपिड। देख रहे हो, फास्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि लिखा हुआ है देखो, फास्फेटिडाइल कोलाइन एंड स्फिंगोमाइलिन का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां? साइटोसोलिक लिफलेट से एक्स्ट्रा सेलुलर आउटर लिफलेट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द लिपिड एसिमेट्रिकली एंड प्रॉपर मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये डेटा आपका इनरिच हो जाएगा। चलिए, which of the following is an example of the peripheral membrane protein found in the cytosolic side of the spectrin, sorry, of the RBCS plasma membrane? Okay, तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो भैया ग्लाइकोपोरिन, स्पेक्ट्रिन, कोलेस्टेरॉल एंड फास्फेटिडाइल कोलिन। अब यार कोलेस्टेरॉल और फास्फेटिडाइल कोलिन तो लिपिड है, तो वो दोनों तो हट गए। अब दो ही ऑप्शन बच गया 33 का। 33 में एक आ जाएगा आपका ग्लाइकोफोरिन और सेकंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्पेक्ट्रिन। तो क्या लेंगे? यस, क्या आएगा बेटा? पेरिफेरल प्रोटीन का नाम क्या है? स्पेक्ट्रिन है। और ग्लाइकोफोरिन तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंतर्गत आता है। स्पेक्ट्रिन इज अ पेरिफेरल प्रोटीन located on the cytosolic side of the red blood cell. It form a mesh-like cytoskeleton network beneath the plasma membrane by interacting with actin and ankyrin. ठीक है, ये देखो एक्टिन और एनकायरिन के साथ ये क्या करता है? एसोसिएशन करता है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंड 3 प्रोटीन? बेटा आरबीसीएस में है ना, पहले बना लो। आप क्या करेंगे? इस वीडियो को आपको देखना है और देखने के बाद इसको आपको ट्राई करना है बनाने का, और नहीं बनता है तब मेरा आंसर सुनना है, ठीक है। और बन जाता है तो सीधे आंसर चेक करो और मार्क कर लो कि आपके 2 मार्क्स पक गए, ठीक। तो भैया ये क्या करता है बेटा? आरबीसीएस के अंदर और बाहर ये ट्रांसपोर्ट करता है। मान लो ये अंदर की बात हो रही है आरबीसीएस की, तो आरबीसीएस के बाहर लेके जाता है HCO3 माइनस को, और एक माइनस को मेंटेन करने के लिए Cl माइनस को अंदर लेके आता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है। देखो तो एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये बैंड 3 प्रोटीन का डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ो, जितना मैंने बताया वो यहां पे लिखा है, ठीक। चलो, द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल ऑन अर्थ इज एस्टिमेटेड टू हैव, कब हुआ? कब हुआ? सीधा देखो और आंसर बनाओ। बहुत, हालांकि ये इवोल्यूशन का टॉपिक है ना, मगर यहां आपके सिलेबस में प्रोकैरियोट लिखा है, इसलिए प्रोकैरियोट से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, और ये आंसर आएगा बेटा 3.5 मिलियन ईयर एगो। ठीक, ये लिखा हुआ है डेटा, इसको कैप्चर कर लेना, मैं हट रहा हूं यहां से। चलिए, the cytoplasm of the living cell is generally considered to have which type of chemical environment? आपके साइटोप्लाज्म में कैसा एटमॉस्फेयर होता है? रिडक्शनल, ऑक्सीडाइजिंग, या न्यूट्रल, या एसिडिक? तो होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में होता है रिडक्शनल और ल्यूमेन में होता है ऑक्सीडाइजिंग। इसीलिए प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद उसको यहां नहीं रखा जा सकता, उसको हम भेज देते हैं कहां? ल्यूमेन में भेज देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये डिटेल दिया हुआ है, आप देखना। देखो, साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सेल इज इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि यहां पे जो होता है वो कौन है? ग्लूटाथियोन है, जो कि मोस्ट रिड्यूसिंग कंपोनेंट की कैटेगरी में आता है। और ये क्या करता है बेटा? ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये फंक्शन भी आपको काम आ जाएगा। चलो, इन फजाई द सेल वॉल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, कितना आसान क्वेश्चन है। फंजाई के सेल वॉल में क्या होता है बताओ? सेलोज, काइटिन, पैक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। पैक्टिन और सेलोज तो प्लांट्स में होते हैं। आंसर आएगा आपका काइटिन, जो कि एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ठीक, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। Which of the following group of the organisms are autotrophic in nature? ओहो, ऑटोट्रॉपिक नेचर का कौन है? अमीबा है क्या? नो। राइजोपस? नो। ये किस में आता है बेटा? फंजाई में आते हैं, ठीक है। और क्या है भाई इसमें? पैरामेशियम? नो, पैरामेशियम भी नहीं होता, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ये क्लोरोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड ऑसिलोटेरिया। ये तीन ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बंच के फॉर्म में आ जाएगा। 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी। यहां डिटेल दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर लेंगे। चलिए, हाउ डज एन इंक्रीज इन द सैचुरेशन लेवल ऑफ द फैटी एसिड चेन इन फॉस्फोलिपिड अफेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मतलब सैचुरेशन बढ़ाओगे, सैचुरेशन समझ रहे हो ना? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बढ़ाने से और डबल बॉन्ड बढ़ाने से क्या होता है? तो याद रखना बेटा, डबल बॉन्ड बढ़ने से अनसैचुरेशन है ना, ये क्या है? सैचुरेशन। दोनों क्वेश्चन यहां पे कर देता हूं, आगे क्वेश्चन आएगा। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा डबल बॉन्ड बने तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ध्यान देना, अनसैचुरेटेड होने से फ्लूइडिटी बढ़ती है, लेटरल मूवमेंट बढ़ती है और रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको उल्टा कर दो, यदि मैं यहां की बात करूं तो जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्या बोलेंगे? यहां पे तुम्हारा फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, लेटरल मूवमेंट कम हो जाएगा, और ये दोनों कम हो गया मतलब रिजिडिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया? चलो इतना देखो और बनाने की कोशिश करो। इंक्रीज इन द सैचुरेशन, सैचुरेशन को बढ़ाने से रिजिड हो जाएगा। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज, गलत है। लेटरल मूवमेंट इंक्रीज, गलत है। मेम्ब्रेन, अच्छा ये भी देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है बेटा, फ्लूइडिटी जब जब बढ़ेगी तब तब उसका लेटरल मूवमेंट भी इंक्रीज होता है। तो देखो, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज तो लेटरल मूवमेंट भी बढ़ेगी, और ये सही है मतलब ये भी सही है, दोनों सही है। गलत हो गया फिर तो। मेम्ब्रेन बिकम मोर रिजिड एंड लेस फ्लूइड, ये मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल। एंड प्रोटीन मोबिलिटी इन मेम्ब्रेन इंक्रीज, ये तो बहुत गलत बात है। प्रोटीन मोबिलिटी बढ़ती ही नहीं, चाहे वो फ्लूइड हो चाहे ना हो। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। याद रखना बेटा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं एक बार। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव डबल बॉन्ड्स, नो डबल बॉन्ड्स, अलाउइंग देम टू पैक टाइटली टुगेदर। मतलब वो टाइटली पैक हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा? वो स्ट्रक्चर रिजिड हो जाएगा। डबल बॉन्ड से क्या होती है? सैचुरेशन सैचुरेशन कम होती है। सैचुरेशन कम होगा तो धीरे से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आपका आंसर हमने लिया है क्या? आपका सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? सब कुछ ठीक है इसमें? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। चलिए, इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर टेल ऑफ द फैटी एसिड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉन पोलर जो टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है, ऐसे। पोलर हेड बाहर होता है, ये ऐसे, और इसका टेल अंदर की तरफ होते हैं, बिल्कुल।
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, रीजन, लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with their polar head towards the outside, polar head outside and hydrophobic tail towards the inner part। बिल्कुल, यहां पे दोनों सेंटेंस एक दूसरे के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया ऐसा स्ट्रक्चर होगा तब जाके ये कंडीशन जो है वो फॉलो होगी। ठीक है, तो क्या दोनों सही है? बिल्कुल। पहली वाली कंडीशन क्या बता रहा है, अरेंजमेंट को, दूसरा वाला उसको डिटेलिंग कर रहे हैं। तो इसमें बेटा असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, चलिए ये देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ये लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द साइटोसॉल, साइटोसॉल में क्या नहीं होता, राइबोसोम होता है। फॉलोइंग एब्सेंट इन द साइटोसॉल, ओके। गोल्गी बॉडीज होते हैं, राइबोसोम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सेंट इन द साइटोसॉल, ओके। साइटोसॉल में क्या अनुपस्थित है, एकदम मतलब घुमाने, मैं भी घूम गया था अभी, ये क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है। अब बताओ भाई, साइटोसॉल में क्या रहता है बेटा, राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गोल्गी बॉडी होते हैं या नहीं होते हैं, है ना, गोल्गी बॉडी होते हैं नहीं होते हैं? गोल्गी बॉडी एक अपना खुद का स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो अलग सेपरेट हो जाती है, तो इसीलिए इसको नहीं लेंगे। एंजाइम वहां प्रेजेंट होता है, आयन वहां प्रेजेंट होते हैं, आंसर आपको लेना है क्या, गोल्गी बॉडी। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्यों? क्योंकि साइटोसॉल में तो गोल्गी बॉडी होती है मगर वो पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको आंसर लिया गया है। ठीक, ये देख लिए। चलो, which of the following structure is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope? न्यूक्लियर इन्वेलोप के साथ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर किसकी होती है, मैंने बनाया था अभी जस्ट। ठीक है, मैंने बनाया था ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी apparatus या स्मूथ, तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ यार दिया हुआ आंसर, बिल्कुल। चलिए 43, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ, किसको आने जाने देता है? तो बेटा डीएनए से आरएनए बनता है। कहां बनता है आरएनए? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से आरएनए बाहर जाएगा और यहां क्या बनेगा, प्रोटीन। फिर प्रोटीन कहां जाएगा, या तो न्यूक्लियस में आ सकता है, बिल्कुल। तो न्यूक्लियर पोर अलाउ दी पैसेज ऑफ, तो क्या करेगा, आरएनए और प्रोटीन को, जहां पे ओनली लिखा हो वो तो गलत ही होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिटेल देख लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी एनओआर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन क्या है? इट इज द रीजन ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर टीआरएनए। इट इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए जीन आर लोकेटेड। It is present in the plasma membrane. It is responsible for the DNA replication. बेटा NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन न्यूक्लियोलस में होता है, और न्यूक्लियोलस में आपको पता है राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस करने के जीन्स होते हैं, तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। ठीक, ये अच्छा, कई क्वेश्चन यहां से आएंगे। देखो इसमें ये याद रखना कि NOR क्या है, तो NOR ऐसे जीन को कंटेन करते हैं जो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं, और ये बहुत क्रूशियल है बेटा न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में, राइबोसोमल सिंथेसिस में। और ये कौन से क्रोमोसोम में होते हैं, तो 13, 14, 15 सीक्वेंस में रहेगा, 13, 14, 15 और 21, 22, 5 हमारे मनुष्यों के 5 क्रोमोसोम में आपका NOR रीजन होता है, अदर क्रोमोसोम में नहीं होते। चलिए, which of the following mitochondrial enzyme is located in the intermembrane space? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, बोलो भाई, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होना था मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन जो 45 नंबर का है इसमें आपका होना था इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, IMM। तो एडीपी सिंथेस मेम्ब्रेन में होता है, साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन से लगा होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ओके, क्या बोल रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब आउटवर्ड एम्फेसिस होगी। ऐसा एंजाइम जो आपके मेम्ब्रेन में, मतलब जो आपका क्रेब साइकिल चलता है बेटा, क्रेब साइकिल पूरे मैट्रिक्स में होते हैं, है ना। क्रेब साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी के सभी कहां होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं। एक बंदा जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और उसका आंसर क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है। इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कर लेना। ठीक है,
चलिए ये दिया भी होगा, देखो। अच्छा, साइटोक्रोम सी इज लोकेटेड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एपोप्टोसिस। ओके, साइटोक्रोम सी को दिया हुआ है तो बिल्कुल इसी को ले लेते हैं फिर, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका जो आंसर है ना बेटा, इसका है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आंसर हम ले लेते हैं साइटोक्रोम सी और इसको चेंज नहीं करते, फिर ये वही रखते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लिखा है ना वही रखते हैं। इसका आंसर हम साइटोक्रोम सी रख देंगे। मुझे लगा ये क्वेश्चन IMM से तो नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, मेरे ख्याल से आगे हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन ना, ये तुम्हारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इनके बीच में रहने वाले एंजाइम की बात कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा साइटोक्रोम सी। ये दिया हुआ है, इसको चेंज मत करना, ये ठीक है, करेक्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में क्या सही है? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर नहीं होता। इट कोडेड फॉर द ऑल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन हमारे न्यूक्लियस से बनती है। इट इज इनहेरिटेड मैटरनली, यस। एग्जाम्पल बेटा, इनके जो डीएनए हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल होते हैं, इसीलिए इट इज द इनहेरिटेड मैटरनली, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाली कौन होती है? मदर, क्योंकि मदर के गैमीट में, ठीक है, मदर के गैमीट में क्या ज्यादा होता है? साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। तो जिसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा वही जनरेशन टू जनरेशन मूव होगी। मेल में साइटोप्लाज्म कंटेंट कम होती है, इसी कारण वो मूवमेंट नहीं हो पाती। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर होता है, याद रख लो। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है एंड इनहेरिटेड ओनली बाय द मदर, ठीक। चलो, इन अ पोलराइज्ड गोल्जी apparatus, प्रोटीन फ्रॉम द ER, ओके, प्रोटीन फ्रॉम द ER इंटर थ्रू विच फेज एंड एग्जिट फ्रॉम विच फेज? ओहो, तो भाई एंट्री कहां से होगी? सिस फॉर्म, और मूवमेंट कहां होगा? ट्रांसफॉर्म। तो ये आंसर आ गया, सिस फॉर्म में एंट्री और ट्रांसफॉर्म में एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, आसान है। ये सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिसीव द ट्रांसपोर्ट वेसिकल कैरिंग प्रोटीन, ठीक, बिल्कुल। Which of the following statement best describe the role of lysosome in a cell? लाइसोसोम क्या करता है? बनाओ, आप बना लो पहले। लाइसोसोम क्या करता है? जनरेट एनर्जी, एनर्जी जनरेट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। दे सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने का काम न्यूक्लियोलस का होता है। दे डिग्रेड मैक्रोमोलेक्यूल थ्रू द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मुझे सही लग रहा है। कैल्शियम का स्टोरेज कॉलमिडोलिन SER करता है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक है। चलो, डिटेल है बेटा, डिटेल्स को स्टडी कर लो, आपके काम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following phospholipid is predominantly located on the inner leaflet of the plasma membrane? कौन सा ऐसा फास्फोलिपिड है जो आपके इनर साइड होता है ना, इनर साइड, यहां नाम पढ़ लो, फास्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन एंड फास्फेटिडाइल सेरिन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका ग्लाइकोलिपिड। अब इसमें क्या है बेटा, तुमको लिफलेट वाला कंडीशन पढ़ना रहेगा कि ये कहां होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फास्फेटिडाइल सेरिन आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आएगा? फास्फेटिडाइल सेरिन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लो, एक बार चेक कर लो, कंटेंट आपको यहां पे मिल जाएगा। फास्फेटिडाइल सेरिन इज द मेनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्मिक साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज इनकरेक्ट? ओके, लिपिड कैन मूव लेटरली विद इन द बाइलेयर, प्रोटीन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मेम्ब्रेन इज डायनेमिक स्ट्रक्चर, ये तो सही है। सम प्रोटीन स्पैन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल। अब यहां पे लिपिड कैन मूव लेटरली, यस ऑफ कोर्स। प्रोटीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, आंसर आएगा बेटा आपका बी फॉर बॉल आएगा, ये आंसर है आपका, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको मिल जाएगा, आप कैप्चर कर लेना इसको, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर द फास्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन? किस तरह का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है? तो आपके माइंड में क्या चलेगा? रोटेशन और ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट तो होती नहीं है। अब क्या मूवमेंट होगा? तो दो ही मूवमेंट हो सकती है, तो एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और एक लेटरल मूवमेंट। तो याद रखना बेटा,
जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड होगा उतना ही ज्यादा लेटरल मूवमेंट होती है, जिसको लेटरल डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। ये लेटरल मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेना है इसको। ठीक है, चलिए। Which enzyme is responsible for the maintaining the asymmetric distribution of lipid in plasma membrane? Asymmetric distribution ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवाना है, तो इसके लिए कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें फ्लिपेज और फ्लॉपेज के बारे में देखा था बेटा। और फ्लिपेज और फ्लॉपेज का क्या काम था? इसका काम था स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना, तो ये आ जाएगा आपका लिपेज। ये तो हो गई नहीं, एटीपी सिंथेस तो एंजाइम है, काइनेज एंजाइम है। अब फास्फोलाइपेज, देखो लाइपेज लिखा है, तो ये फास्फोलाइपेज क्या करता है बेटा? लिपिड को डिग्रेड करता है। तो बच गया कौन? फ्लिपेज और फ्लॉपेज। तो आंसर आ जाएगा आपका बी, ये फ्लिपेज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, द एसिडिक पीएच विद इन लाइसोसोम इज मेंटेन बाय, तो यार देखो पीएच को मेंटेन करने के लिए चाहिए H+, जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा एसिडिक कंडीशन, और H+ को पंप करने वाला कौन? प्रोटॉन पंप H+ एडिपेज। आंसर आ जाएगा, ये डिटेल है। कितना पीएच मेंटेन करके रखता है वो यहां लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, दिखाता हूं तुमको। मेसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल आर फंक्शनली एनालॉग टू व्हिच यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल? आपको पता है ना कि मेसोसोम एक वाइटल ऑर्गन है, किसका? प्रोकैरियोट का, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवॉल्यूशन से बनते हैं, और ये कोरिलेट करता है बेटा किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो मेसोसोम के अंदर होती है, इसलिए वो सिमिलर फंक्शन शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन लेके चलेंगे मेसोसोम, आंसर आएगा बी, और ये आपका डिटेल। आगे बढ़ते हैं। Which of the following structure is absent in the gram negative bacteria but present in gram positive bacteria? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटा पेप्टाइडोग्लिकन लेयर होती है और ग्राम नेगेटिव में नहीं होती है। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, ये डिटेल है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इन प्रोकैरियोट्स प्लाज्मिड प्रोवाइड द सेल विथ, प्लाज्मिड नहीं भी होगा तो भी बैक्टीरिया जिंदा रहता है, प्लाज्मिड है तो भी बैक्टीरिया जिंदा रहता है। तो एडवांटेज क्या है? तो बेटा एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, एडवर्स कंडीशन के लिए लाइफ प्रोवाइड करता है, एडिशनल सर्वाइवल एंड एडवांटेज प्रोवाइड करता है, बाकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, एसेंशियल ग्रोथ जीन नहीं है, राइबोसोमल आरएनए में दूर दूर तक नाता नहीं होता। चलिए, द कैप्सूल फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ मेनी प्रोकैरियोट्स सर्व प्राइमरली टू, तो आपको पता है ना जिनके पास कैप्सूल होता है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, और जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी में अपने आप को बचाने के लिए कैप्सूल डेवलप करते हैं। कैप्सूल का मतलब क्या है? वो हमारे इम्यून सेल से छुप जाते हैं और उनको हम आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं, ट्रैपिंग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया में वैरायटी ऑफ कैप्सूल्स होते हैं। इसीलिए जो हमारा वायरस होता है वो, अच्छा हालांकि यहाँ पे वायरस वाला काम नहीं है, बट वायरस में भी बेटा उनकी कोटिंग चेंज होती है, इसलिए तुम बोलते हो ना हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, या कोविड वैक्सीन में अल्फा, बीटा, गामा, जीटा, पीटा, ना जाने क्या क्या वायरस की वैरायटी आती है, तो वो सब इसी का रेंज है। ठीक है, तो क्या करता है? छुपने के काम आता है। ये देखो, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डेसिकेशन इन द इम्यून अटैक, हमारे बॉडी से बचने के काम आता है कैप्सूल। कैप्सूल हेल्प प्रोकैरियोट इनवेड टू द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ड्राइंग आउट। चलिए, व्हाट इज द इंटरनल पीएच ऑफ द फंक्शनल लाइसोसोम? लाइसोसोम का जो फंक्शनल पीएच होता है वो एक्सट्रीम एसिडिक होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में एक्सट्रीम, हालांकि 5 लिखा है, बट इसका जो रेंज है 4.5 से लेकर के 5 पीएच तक हो सकता है। तो आंसर आएगा आपका सी आएगा। ये रेंज देखो 4.5 से 5 दिया हुआ है। चलिए, लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल? लाइसोसोम कहां से ओरिजिनेट होता है? तो बेटा ER से ओरिजिनेट होता है गोल्जी, और गोल्जी से ओरिजिनेट होते हैं वेसिकल और लाइसोसोम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। तो गोल्जी बॉडी दिया है क्या? यस, दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, गोल्जी एपरेटस दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, किसके? साइटोप्लाज्म के। ओके, रीजन क्या है? तो न्यूक्लियस सिंथेसाइज एंजाइम
and sent to the cytoplasm to control the activity। मतलब क्या, अब यहां पे एक दिमाग लगाओ कि क्या न्यूक्लियस जो है वो सच में, देखो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस सिंथेसाइज एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम सिंथेसाइज नहीं करता। न्यूक्लियस के पास डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है साइटोसॉल में, तब जाके बनता है, डायरेक्टली तो ये नहीं हो रहा है बेटा। तो हाँ, स्टेटमेंट वन एकदम सही है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर आएगा आपका सी। और डिटेल आपको यहां दिया हुआ है, न्यूक्लियस डज नॉट कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन बट एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम इन अ साइटोसॉल। ठीक है, नॉट डायरेक्टली बाय द न्यूक्लियस। ठीक, चलो, ऑर्गेनोट्रॉप डिफर फ्रॉम द लिथोट्रॉप इन टर्म्स ऑफ, तो याद करो इस, ये क्वेश्चन हमने अभी और इसके पहले बनाया ना कि भाई लिथोट्रॉप ऑर्गेनोट्रॉप किस बेस पे था, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, ऑप्शन आएगा सी। ठीक, ये डिटेल दिया है, आप इसको चेक कर लो। चलो, which of the following statement best support the fluid mosaic model of the plasma membrane and proposed by Sanger and Nicholson in 1972। तो 1972 में इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था उसके हिसाब से क्या सही है, पढ़ते हैं। चलो, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। प्रोटीन आर embedded in a rigid lipid bilayer and cannot move. Phospholipid and protein can laterally move within the membrane, giving it fluidity. Membrane is made up of protein layer। देखो जहां प्रोटीन लेयर बोला वो तो गलत हो जाएगा। लिपिड आर अरेंज्ड इन अ मोनोलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन, मोनोलेयर भी हट जाएगा, दो ऑप्शन तो हट गया आसानी से। अब दो ऑप्शन देखते हैं। प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द रिजिड लिपिड बाइलेयर एंड कैन नॉट मूव। फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन कैन लेटरली मूव विद इन द मेम्ब्रेन गिविंग इट फ्लूइडिटी। ठीक है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मूव कर रहा है बोल रहा है। तो भैया हल्का फुल्का जो मूवमेंट है वो किसके कारण होती है, लिपिड बाइलेयर के कारण होती है। और लिपिड बाइलेयर का मूवमेंट जो है वो किसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तुम्हारे सेकंड नंबर के ऑप्शन में। तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। इसको कैप्चर कर लो, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, इसको कैप्चर कर लो और उसके बाद इसका डिटेल यहां दिया हुआ है, इसको पढ़ना बेटा, बहुत काम आएगा। चलो, व्हाट हैपेंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये क्या है, अनसैचुरेशन है। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को कितना घुमा घुमा के दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं बेटा। डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन ऑफ द फास्फोलिपिड इंक्रीज। तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड बढ़ेगा मतलब अनसैचुरेशन होगा। सैचुरेशन से क्या हुआ था ना, सैचुरेशन बढ़ने से रिजिडिटी बढ़ती है, अनसैचुरेशन के बढ़ने से रिजिडिटी कम होती है और फ्लूइडिटी बढ़ती है। चलो, फ्लूइडिटी डिक्रीज गलत है, फ्लूइडिटी इंक्रीज यस, ड्यू टू निक फॉर्म। आपको पता है ना, डबल बॉन्ड जब बन जाती है तो निक फॉर्म बन जाता है, डबल बॉन्ड निक फॉर्म, डबल बॉन्ड निक फॉर्म, और सिंगल बॉन्ड में वो स्टेबल रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। मेम्ब्रेन बिकम मोर क्रिस्टलाइन, ये तो हो ही नहीं सकता। नो चेंज, ये हो नहीं सकता। आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉल। ठीक, ये डिटेल दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। ये देख लो, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बढ़ता है तो निक फॉर्म बन जाती है बेटा, और निक फॉर्म से क्या होता है, क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द बाइलेयर, दिस रिड्यूसेस द वान डेर वाल फोर्स। देखो वान डेर वाल फोर्स कमजोर हो गया, ठीक है, वी डी डब्ल्यू कमजोर हो गया, तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेटरल मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, वान डेर वाल फोर्स के कम होने से फ्लूइडिटी क्या होती है, बढ़ती है, और लेटरल मूवमेंट भी बढ़ती है। ये तीन बातें याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मोस्ट जो 3 थिंग्स आते हैं याद रखेंगे। सबसे पहला जो की पॉइंट है आपका वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल फोर्स के बढ़ने से आपकी फ्लूइडिटी जो है वो कम हो जाएगी और लेटरल मूवमेंट भी कम हो जाएगा। और किस किस कारण से ऐसा होता है हमारे में, और एक पोलर रीजन में, ठंड इलाके में रहने वाले एनिमल्स में क्या चेंजेस होती है, वो तो रिजिड कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। तो रिजिड कंडीशन में जो लोग सर्वाइव करते हैं उनका लिपिड लेयर और ज्यादा फ्लूइड होना चाहिए, और हम लोग हार्श कंडीशन में रहते हैं, हाई टेम्परेचर में। तो हाई टेम्परेचर के लोगों में जो लिपिड बाइलेयर होती है बेटा वो ज्यादा रिजिड होना चाहिए, क्योंकि यदि फ्लूइड रहा, हाई टेम्परेचर रही, पता चला हमारा मेम्ब्रेन से छेद हो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया है। समझ में आ रहा है? तो दोनों में डिफरेंस होता है, कोरिलेट करना, कॉन्सेप्ट को समझना, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलो। In animal cell, the Golgi apparatus is absent in which of the following cell type? Golgi body कहां नहीं होता?
तो गोल्जी बॉडी नहीं होता। कहां नहीं होता बेटा? तुम्हारे इरिथ्रोसाइट में। ठीक है, इरिथ्रोसाइट में गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियस, ये बहुत सारे ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट होते हैं। आंसर आएगा आपका ए फॉर एप्पल। मैमल में ये दिया हुआ है रेड ब्लड सेल। आंसर which of the following condition is directly associated with the malfunction of lysosome? लाइसोसोम क्या करता है बेटा? डिग्रेडेशन करता है ना। लाइसोसोम डिग्रेडेशन करता है। एक बीमारी है जब लाइसोसोम काम ना करे, ठीक है, तो लाइसोसोम के काम ना करने से लिपिड का डिपोजिशन बढ़ जाता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, और लिपिड के डिपॉजिट होने से एक बीमारी होती है बेटा जिसको हम कहते हैं ते सचस डिजीज कहते हैं। ये आपका है सचस बोल देते हैं, कई लोग तो है जो ते सेक्स बोलते हैं, तो देख लेना आप लोग अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से है। ये आपका आंसर हो जाएगा माल फंक्शन से। ठीक है, ये डिटेल दिया हुआ है। देखो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के नाम से जानते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड के कारण होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम लाइक दिस। एंजाइम का नाम है हेक्सोज एमाइडिनेज ए। देखो कितने सारे डेटा हो गए। ये बीमारी क्या बीमारी है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, ये आप मार्क कर लो। सेकंड, ये क्यों होता है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड के कारण होता है। और लिपिड क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? तो अब्सेंट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम आपको यहां पे हाईलाइट कर लेना है। ये आपको डेटा याद करना है, 3 चीजें। ठीक है, चलिए। इन प्रोकैरियोटिक सेल द फंक्शन ऑफ पिल्लाई इज प्राइमरली एसोसिएटेड। पिल्लाई दैट मीन सेक्स पिल्लाई। ठीक है, और सेक्स पिलाई का काम क्या है? कॉन्जुगेशन एंड अधेशन। आंसर आएगा सी। ठीक, चलिए। पिलाई हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच सरफेस एंड इट्स डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। Which is the main site of the metabolic activity in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां होती है? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन में आप डाउट सेल वॉल में तो नहीं होंगे, राइबोसोम में नहीं होंगे, अब ये 2 में होंगे। ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूं आप इन 2 में डाउट में आएंगे और कई लोग साइटोप्लाज्म मारेंगे, मगर बेटा जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है दैट मींस रेस्पिरेशन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू परफॉर्म होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, चलो। Which of the following vesicle arise from the transphase of the Golgi and are involved in the lysosome formation? मतलब लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए कौन सा क्लेथरीन कोटेड वेसिकल होगा? कोप 1 होगा, कोप 2 होगा, ऐसा क्या होगा? तो वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेटा, तुम्हारे जो वेसिकल फॉर्म में 2 ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोप और एक तुम्हारा क्लेथरीन। तो ये तुम्हारे 3 ऑप्शन फंसेंगे, है ना। काइनेसिन वेसिकल तो होते नहीं। इसका आंसर याद रखेंगे, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स होते हैं जो तुम्हारे ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी से इन्वॉल्व होकर के लाइसोसोमल फॉर्मेशन में टारगेट होते हैं। ये डिटेल लिखा हुआ है, इसको चेक करना। इन विच डायरेक्शन डज द एडिपेज एंजाइम फेज इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू सिंथेसाइज एटीपी? कहां देखता है वो बेटा? ठीक है, कहां देखता है ये बताना है आपको। ये किस डायरेक्शन में देखेगा या फिर क्या करेगा उसको आपको बताना है। तो चलो इसको देखो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या फिर टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन, या लास्ट हो जाएगा रैंडमली ओरिएंटेटेड होगा। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो हमारा जो एडिपेज एंजाइम है बेटा वो किधर मूव करता है? वो ऐसे बाहर की तरफ लगा हुआ है, किसके? तुम्हारे आउटर मेम्ब्रेन के। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के। टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, बिल्कुल ये भी आंसर आएगा। टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब अंदर की तरफ हो गया, है ना। तो किसमें अरेंजमेंट होगी वो आपको बताना है यहाँ पे। तो याद करो कि 2 मेम्ब्रेन है और 2 मेम्ब्रेन में से वो किधर अरेंज है वो आपको कोरिलेट करना है। तो क्या कोरिलेट करोगे भाई? क्या कोरिलेट कर सकते हैं 69 नंबर पे? यस, याद करो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऐसे होता है बेटा, और यहाँ पे ये हमारा एडिपेज एंजाइम लगा है। तो किधर है वो? अंदर की तरफ दिख रहा है। अंदर कौन है? आपका मैट्रिक्स है। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला इसको एक बार रीड करना, आप वो सब आपको पता चल जाएगा। चलो
Which configuration of CC double bond in fatty acid chain leads to the increased membrane fluidity? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कौन बढ़ाएगा? ठीक है, तो दो ही कॉन्फ़िगरेशन है भाई ना, बाकी के दो ऑप्शन को तो आप हटा सकते हैं। यहां पे आ जाएगा तो एक तो सिस आ जाएगा, एक तो आपका ट्रांस आ जाएगा। तो सिस और ट्रांस में बताओ कि कौन सा होगा। याद रखना ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल होगा तो रिजिड बनेगा। ठीक है, सिस फॉर्म कमजोर होता है इसलिए ये फ्लूइड नेचर का बन जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। और आपको डिटेल यहां पे बताया हुआ है, दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड causes the nick formation behind the hydrocarbon chain, so इसीलिए ये कमजोर होता है। In human the NOR region present on, कहां प्रेजेंट होता है? एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चार तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो सके। बेटा ये जो टेस्ट सीरीज है वो 100 बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए मैं 100 बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि इतू से छोटे से टॉपिक का पूरा डिटेल क्वेश्चन है ना, हर एंगल से क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसीलिए ये टेस्ट थोड़ा टफ है, इसको देखना। ठीक, तो ये आंसर आएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, क्योंकि आपका जो एनओआर है वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कौन से नंबर में होते हैं याद रखना, एक्रोसेंट्रिक में होते हैं, शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसेंट्रिक लिखा हुआ है, क्रोमोसोम 13, 14, 15 और 21 और 22 में प्रेजेंट होगा। ठीक, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, इनमें से कौन सा काम न्यूक्लियोलस का नहीं है? असेंबली है, साइट फॉर द आरएनए, राइबोसोम आरएनए जीन ट्रांसक्रिप्ट है, सबसीक्वेंशियल ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन है, साइट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट, डिटेल लिखा हुआ है, चलो। Which of the following proteins is found only in the outer mitochondrial membrane? Outer mitochondrial membrane में कौन प्रेजेंट होता है? बहुत आसान क्वेश्चन, आंसर है पोरिन। ठीक, नेक्स्ट, पोरिन प्रोटीन के बारे में आपको दिखा हुआ है। अच्छा हाँ, इसी के कारण तुम्हारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोरिन होता है, इसीलिए ये हाईली परमेबल होता है बेटा, आसानी से मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं, मगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हाईली परमेबल नहीं होता। चलो नेक्स्ट, पोरिन इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोटीन बताया है। Which of the following statement best describe the role of lysosome in a cell? लाइसोसोम क्या करता है? ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है? मैक्रोमोलेक्यूल को डिग्रेड करता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया हुआ था अलग तरीके से, यहाँ पे आया हुआ है डिग्रेड करने का काम करता है, मार्क कर देना, आंसर आ जाएगा, ये डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, which of the following currently represent the sequence of organelles involved in the protein transport and secretion? कहां से होगा? तो प्रोटीन सबसे पहले सिंथेसाइज कहां होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम में, राइबोसोम से मैच्योर होने के लिए कहां जाएगा? ईआर, ईआर से कहां जाएगा? गोल्जी, और गोल्जी से बाहर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट टिपिकली फाउंड इन द लाइसोसोम? लाइसोसोम में प्रोटीएज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियस होता है, मगर कैटालेज एंजाइम नहीं होता। कैटालेज एंजाइम कहां मिलेगा तुमको? पैराक्सिसोम में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कैटालेज एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है, पैराक्सिसोम में होता है, बता चुका है। चलो, पेप्टाइडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ, तो पेप्टाइडो यहाँ पे नाम लिखा है बेटा पेप्टाइडो, और इधर लिखा है ग्लाइकन। चलो आप बना लो, पहले कैप्चर कर लो इसको। ठीक है, क्या आएगा आंसर? तो पेप्टाइडोग्लाइकन में ये है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकन का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, तो देखो मिलाओ, अमीनो एसिड के साथ फास्फोलिपिड, लिपिड नहीं होता, शुगर के साथ अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन के साथ डीएनए नहीं होता, डीएनए ये भी नहीं है, आंसर आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिटेल यहां दिया हुआ ना, इसको देखो, इसको मैं बना के इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पढ़ो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो इसका शुगर मॉलिक्यूल है उसमें दो चीजें होती है, NAM NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, और 4 अमीनो एसिड्स होते हैं, शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, ये डेटा याद रखना है आपको। चलो, which condition result from a defect in a protein processing within the Golgi apparatus? Golgi apparatus में प्रोटीन की प्रोसेसिंग नहीं होती, तो वो कौन सी बीमारी है? ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मुझे मिला तो मैंने डाल दिया आपके नॉलेज के लिए, अब आपको याद हो जाएगा। आई सेल डिजीज के नाम से जानते हैं, ये पूरा आई सेल डिजीज के बारे में सब कुछ है बेटा। इंक्लूजन सेल डिजीज के नाम से जानते हैं। क्यों होता है बेटा? व्हेन हाइड्रोलेजेस फेल टू टारगेट टू द लाइसोसोम ड्यू टू डिफेक्टिव माइनोज 6 फॉस्फेट टैगिंग। आपको पता है ना,
कि लाइसोसोम में हमको टारगेट करना है, तो हमको टैगिंग के लिए ये चाहिए, क्या चाहिए, मैनोज 6 फॉस्फेट टैगिंग मॉलिक्यूल चाहिए, जो कि नहीं होता। इसी कारण हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, आई सेल डिजीज कहते हैं। चलिए, which region of the chromosome gives rise to the nucleolus after mitosis? ठीक है, which region, कौन बना रहा है बोला, एक मिनट, which region of the chromosome give rise to the nucleolus? ओके, क्या है न्यूक्लियोलस में, क्या एनओआर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है बेटा। चलो, कहां होता है मैं कई बार बता चुका ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, वाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाओ इसको यार, मैं पढ़ता हूं बैठ के, मेरा पैर दर्द कर दिया रे बाबा। चलो, which of the following combination is correct regarding the effect of increase in the fatty acid chain length in membrane? देख लो, चैन लेंथ मतलब कार्बन के नंबर बढ़ना, चैन लेंथ का मतलब क्या है, कार्बन का नंबर बढ़ना, और कार्बन के नंबर बढ़ने से रिजिडिटी बढ़ती है, कार्बन के नंबर बढ़ने से रिजिडिटी बढ़ती है। तो देख लो यार, तो रिजिडिटी कैसे बढ़ेगी, जब वांडर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, वांडर वाल फोर्स जब बढ़ेगा तब जाके यहाँ पे रिजिडिटी बढ़ जाएगी, तो वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो देखो और मुझे बताओ क्या होगा, कार्बन का नंबर बढ़ने से वांडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, चलो देखते हैं, ये देखो, पहले तो ये डाउन वाले को हटा दो, वांडर वाल फोर्स कम होता है, हटा दो, वांडर वाल फोर्स बढ़ता है तो लेटरल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम, और फ्लूइडिटी भी क्या हो जाएगी, कम, ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है। और कम वाला है वांडर वाल फोर्स के कम होने से, ये देखो एक कम एक ज्यादा बोल रहे, ये तो गलत हो गया, तो आंसर आपका बी ही आएगा भाई, तो बी ही आ जाएगा। ये देख लो, पूरा डिटेल मैंने लिखा है ना, आराम से इसको घर में बैठ के पढ़ना, आपको एक एक कंटेंट याद करना है, इसी से आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग होगी। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी की नीड पड़ती है ना, वैसे ही बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बायोलॉजी को पढ़ने के लिए बेटा इसका कंटेंट आपको याद करना पड़ेगा, और कंटेंट याद करोगे तो उतना ही बेहतर कंटेंट आपको बनेगा, ठीक है। ठीक, चलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है बेटा, यस, वेरी गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोलते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ मार्कर फॉर डायरेक्टिंग प्रोटीन फ्रॉम गोल्जी टू लाइसोसोम। तो लाइसोसोम तक जाने के लिए क्या चाहिए, ये क्वेश्चन अभी सामने आया था, मैनो 6 फॉस्फेट, अभी डिजीज पढ़े थे उसी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आंसर आएगा आपका, मैनो 6 फॉस्फेट एक्ट एज अ शॉर्टिंग सिग्नल मॉलिक्यूल, जो कि टारगेट करता है किसको, हाइड्रोलेज एंजाइम के लिए। चलो, which of the following is absent in archaebacteria but present in eubacteria? पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया में बेटा जो सेल वॉल होता है किसका, आर्कीबैक्टीरिया का, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल प्रोटीन कोटेड होता है, प्रोटीन लेयर होती है, रिच प्रोटीन लेयर होती है, ठीक है, जबकि यूबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का रिच लेयर होता है, ये डिफरेंस है दोनों में। चलिए नेक्स्ट, Archaebacteria lack of peptidoglycan, they are pseudopeptidoglycan in their cell wall, हाँ, and इसमें रिच प्रोटीन लेयर होगी, इसको भी ऐड कर लेना आप लोग। चलो, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस विथ, बोलो कैसे फ्लूइडिटी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कम होती है फ्लूइडिटी, लॉन्ग चेन से भी कम होती है, इंक्रीज इन दी अनसैचुरेशन से बढ़ती है, डिक्रीज इन दी टेम्परेचर से कम होती है, तो आंसर आ जाएगा फ्लूइडिटी बढ़ने का, इंक्रीज इन दी अनसैचुरेशन, ठीक है। तो इसका डिटेल मैं यहां पे दिया हूं, आराम से पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, ऑटोफेजी इज अ प्रोसेस मीडिएटेड बाय लाइसोसोम व्हिच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है ऑटोफेजी में, ऑटो मतलब क्या है बेटा, सेल्फ, अपने ही सेल को मारना, अपने ही सेल को खा जाना, इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल फैगोसाइटोसिस कहलाता है, वो तो है ही नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल पैथोजन, बाहर को मारना, डाइजेशन ऑफ द वॉर्म आउट ऑर्गेनेल, यस, अपने ही कंपोनेंट को डिग्रेड करना क्या कहलाएगा, ऑटोफेजी कहलाएगा। आपको पता है ना बेटा, जैसे एम्फीबियन को जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा में पूंछ होती है, और जब पूंछ हटना होता है तो क्या होता है, अपने ही बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो ऑटोफेजी होती है, ठीक है। चलो, ऑटोफेजी यहां पे दिया हुआ है, the inner mitochondrial membrane is impermeable to which of the following, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अंदर नहीं, मतलब अंदर की तरफ मूव नहीं करा सकता,
तो यार O2 CO2 तो वहां बनता है और O2 की नीड होती है, ठीक है। स्मॉल आयंस लाइक आयन, ये H+ आयन, ये अंदर नहीं जा सकता, उससे एसिडिटी क्रिएट हो जाएगी और एसिडिक कंडीशन की नीड वहां पे नहीं होती। बाकी पायरुवेट का एक्सचेंज होता है, CO2 का एक्सचेंज होता है, CO2 O2 का एक्सचेंज होता ही है, O2 की नीड होती है, ठीक है। तो H+ आयन है यहाँ पे। चलो, the first eukaryotic cell are believed to have evolved approximately, कब माना जाएगा? तो ये लगभग 1.7 से स्टार्ट है, हालांकि मैं जब CSA नेट में पढ़ाता हूं तो 1.5 बोलता हूं, ठीक है। 1 मिलियन तो नहीं आएगा, है ना, 1 मिलियन नहीं आएगा, मिलियन को तो हटा दो, ठीक है। बाया है बेटा, ये बाया, बिलियन ईयर एगो, तो 2.7 बिलियन एगो 3.8, तो ये आएगा पहला यूकैरियोट बोल रहे हैं। तो याद रखना ये इसका आंसर हो जाएगा 1.7 से लेकर के 2.7। आप चाहो तो इसको 1.5 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिलियन ईयर एगो, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां दिया भी होगा, रेंज इसका दिया है क्या, देखो 2.7, ठीक है। प्रोकैरियोट का 3.5 है और यूकैरियोट का 2.7 है, ये दिया हुआ है 2.7, ठीक है। इसका डिटेल कहीं पे होगा, मैं देता हूं। Which component of the membrane act as a barrier to the passage of water soluble substance? भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हारा लिपिड बाइलेयर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफिलिक हेड फॉस्फोलिपिड नो, इंटीग्रल प्रोटीन नो, हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ये पोलर मॉलिक्यूल को आने से रोकेगा, ना कि ये वाला, ये तो आने दे सकता है, मगर बाहर की तरफ पोलर है ना बाबा, अंदर तो नॉन पोलर है जो उसको आने नहीं देगा, ठीक। ये डिटेल है, इसको पढ़ना। Which of the following best describe पिनोसाइटोसिस? पिनो मतलब क्या होता है बेटा? फैगोसाइटोसिस का मतलब फैगो, और एक वर्ड आ गया क्या, पिनो। फैगो मतलब सॉलिड को खाना और पिनो मतलब लिक्विड फॉर्म, ठीक है। चलो बताओ, अपटेक ऑफ सॉलिड नो, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नो, एक्टिव इंजेक्शन ऑफ एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड, ये आ गया आंसर। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन नो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम डज बैंड 3 प्रोटीन स्पेन द लिपिड बाइलेयर? बैंड 3 प्रोटीन वही है जो HCO3 माइनस और Cl माइनस को ट्रांसपोर्ट करता है ना अंदर बाहर की तरफ। ये कितना होता है बेटा? 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, 12 बार ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है बैंड 3 प्रोटीन, आरबीसीएस के सरफेस में प्रेजेंट होती है। ये पूरा पढ़ लेना, आपके बहुत बेस्ट काम आएगा, इसलिए मैं हट के वीडियो बना रहा हूं ताकि आप ना बोलो सुदेश सर आप काले हो, हट जाओ, ठीक है। मैं हट जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट आपको अच्छा देने के लिए मैं चाहूं तो क्वेश्चन ही दे दूं और मैं निकल लूं, मगर मैं चाह रहा हूं भाई कि आप मेरा वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिलना चाहिए, मैं दे रहा हूं। क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम इस कंटेंट को पढ़ लोगे? यदि पढ़ लोगे तो तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवान सूख गया रे बाबा, ठीक है। पानी है क्या देखता हूं। चलिए ये क्वेश्चन बनाओ, पढ़ो एक बार, मैं फिर आंसर बताता हूं इसका, पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन? कोलेस्ट्रॉल का काम है बेटा रिजिडिटी प्रोवाइड करना, तो इंक्रीज फ्लूइडिटी नो, रिड्यूस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज फ्लूइडिटी यस हो सकता है, प्रमोट रिजिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल तो नहीं बना सकता, मेक मेम्ब्रेन कंप्लीटली इम्परमेबल नो, तो आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉल। याद रखना, यदि मुझे, अच्छा तुमको एग्जाम में दिया एक पोलर बियर है जो कहां रहता है, उधर हिमालय पर्वत में रहता है, ठंडे इलाके में, तो ठंडे इलाके में जो रहने वाले होंगे उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड होगा। याद रखो, वहां के लोगों में ज्यादा फ्लूइड होगा क्योंकि लो टेम्परेचर में उनका लिपिड बाइलेयर सूख सकता है बेटा, फ्रीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर में रहने वाले लोगों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजिड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए बेटा, ठीक। चलिए ये पूरा डिटेल है ना, बहुत अच्छे से हट जा रहा हूं, कैप्चर कर लेना इसको। चलिए ये लो, एनओआर कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर तमिलनाडु,
ठीक है, देख लेना एक बार, बनेगा इसमें 13, 14, 15, 21, 22, आंसर आएगा बी फॉर बॉल। ठीक, चलिए आ चुका है, बन गया। What type of microscope first provided evidence for the fluid mosaic model? वाओ, कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप था ये ना, पीवाईक्यू है नेट का, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है ये, फ्रिज फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, टैम और सैम से तो अपन पहली बार ऐसा नहीं देखा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फ्रिज से देखा हुआ है। ठीक, चलिए ये पूरा डिटेल है फ्रिज का, आप अच्छे से पढ़ना है इसको बेटा। चलिए, which of the following is true about the orientation of membrane protein in a fluid mosaic model? All proteins are symmetrical. गलत है, कोई symmetrical नहीं होता बेटा, asymmetrical होते हैं। Integral protein can be transmembrane. हाँ, integral तो transmembrane होंगे। All proteins are confined to the one layer. No. Protein do not interact with lipid. No. आंसर आएगा आपका B for ball. आप कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, अपने आप आपके कंटेंट बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, कुछ चीजें भूल जाती हैं, हमसे भी भूलती है भाई, क्वेश्चन का आंसर हम भी भूल गए थे, कोई बड़ी बात नहीं, बट डेटा आपको अच्छा रहेगा ना, बार बार रिकॉल करो। आप सीएसईआर नेट की तैयारी करते हो, रिकॉल करो। आप एपी की तैयारी कर रहे हो, रिकॉल करो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बार बार उस कंटेंट को रिकॉल करो, आपका एपी निकल जाएगा। ठीक, ये डिटेल है, नोट कर लेना इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच स्टेप ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया? क्या नहीं होता? ओहो, क्रेब्स साइकिल होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये नहीं होता है भाई। आंसर आएगा सी, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? साइटोसॉल में होता है। ठीक है, चलिए, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है? सेलोज प्लांट का, ठीक है, काइटिन फंगी, है ना, फंगी मत बोलना, पंजाई है। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया? अभी मैंने बताया था यू बैक्टीरिया, और ग्लाइकोजन से तो बनता ही नहीं है। तो ये हो गया आंसर आपका। क्या पूछा है? बैक्टीरिया पूछा है भाई, तो बैक्टीरिया के लिए क्या आएगा? आपका पेप्टाइडोग्लाइकन आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। विच मेजर मेटाबॉलिक पाथवे अकर्स इन द साइटोसॉल ऑफ द सेल? साइटोसॉल में कौन सा पाथवे होता है? ओहो हो, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है भैया। कहाँ है? ग्लाइकोलाइसिस है रे बबुआ। चलो पूरा पढ़ो, ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है। हाउ मेनी टाइम डज द ग्लाइकोपोरिन प्रोटीन पासेस? पढ़ो इसको यार, मैं थक गया, मैं बैठता हूं थोड़ा सा, पढ़ो और बताओ। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, आपको पता होगा तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी टाइम डज द ग्लाइकोपोरिन प्रोटीन पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन? 2 टाइम, 7 टाइम, 1 टाइम और 4 टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कितने बार ट्रांस मेम्ब्रेन या धसा होता है? ठीक, बताओ भाई, 2 बार, 7 बार, 1 बार या फिर 4 बार? अब ये देखो, ये कैसा क्वेश्चन है? ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको डेटा याद है तो बनाओ, नहीं है तो छोड़ दो। याद रखना, ये है बेटा 1 टाइम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और कैसे ट्रांसमेम्ब्रेन होता है? देखो, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, एंड ओनली दी अल्फा हेलिकल सेगमेंट, मतलब ये ऐसे हेलिकल सेगमेंट में होती है ये आपका लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एंड एन टर्मिनल आउटसाइड नॉन साइटोसॉलिक, एन नॉन साइटोसॉलिक, साइटोसॉलिक। तो यहाँ एन होता है, यहाँ सी होता है, याद रखना, ये डेटा आपके काम आएगा। ठीक, चलो, द मेजर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो आपको तो पता है लिपिड बाइलेयर के लिए क्या आएगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आएगा, यदि वहां पे वांडर वाल फोर्स नहीं है तो। ठीक, यहां पे देख लो, आपका डिटेल दिया हुआ है, हाइड्रोफोबिक फोर्स के बारे में बताया है। ठीक, चलो, सेकंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट क्वेश्चन, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, अकॉर्डिंग टू डेनियल डॉप्सन मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? लिपिड मोनोलेयर? नहीं, ये तो बाइलेयर बता चुका है। लिपिड बाइलेयर कवर्ड विद द प्रोटीन लेयर ऑन बोथ साइड, लिपिड बाइलेयर कवर्ड विद द प्रोटीन लेयर ऑन वन साइड, मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। ओनली प्रोटीन तो गलत है, बोथ साइड सैंडविच। ठीक है, लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बाय बोथ साइड, है ना, दोनों साइड से दबे होते हैं, जैसे आपका बर्गर दबा होता है वैसा स्ट्रक्चर होती है। तो आंसर आएगा आपका बी, ये डिटेल दिया हुआ है, डेट याद करना 1935 आपके काम आएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूजेस
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये देखो एक क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को यूज करने वाले होते हैं लिथोट्रॉप्स, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज करने वाला होता है ऑर्गेनोट्रॉप्स। और ये रहा बेटा आपका 100 क्वेश्चंस, ये इसका आंसर। और मुबारक हो, हमारा जो डेटा है आज 100 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो याद रखना ये 100 क्वेश्चन आपके सेल बायोलॉजी का पूरा निचोड़ है, पूरा कंटेंट है। आपको इतना आसान तरीके से कंटेंट हमने बताया, इस डेटा को याद करना, आपका थ्योरी भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।